सुंदर और सहज कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका आशा पांडे जी की लिखी हुई कहानी नीम का पेड़। तो शुरू करते हैं कहानी नीम का पेड़। तेज आवाज में खच्च से करती हुई बस जब रुकी तो उनकी आंखें खुल गईं। वे झुंझलाए, उफ, कुछ देर पहले ही तो बड़ी मुश्किल से नींद लगी थी। रात भर ठीक से सो नहीं सके थे। हर थोड़ी देर बाद उन्हें घड़ी देखते देख उनकी पत्नी ने कहा था, अलार्म तो लगाए हो, समय पर बज जाएगा, उठ जाना। क्यों बार बार बत्ती जलाकर मेरी भी नींद खराब कर रहे हो? सो जाओ। नहीं, वो बात नहीं, नींद ही नहीं आ रही है। बाबूजी के न रहने पर पहली बार गांव जा रहा हूँ ना, इसलिए। पत्नी को जागती देखकर उन्हें खुशी हुई कि चलो कुछ वक्त बोल बतिया के कट जाएगा, किंतु उनके जवाब को अनसुना कर पत्नी ने करवट बदल लिया। उन्हें कुछ निराशा हुई। अब छत पर डोलते पंखे को निहारते हुए ही रात बितानी पड़ेगी। एक आध बार उन्हें झपकी आई भी, पर वो नींद में न बदल सकी। इसलिए सुबह बस में बैठने के बाद से ही वे सोने का प्रयास कर रहे थे। 4 घंटे के सफ़र के बाद जब नींद लगी भी तो ब्रेक की आवाज़ ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने खिड़की से बाहर झाँका। बिहार मऊ। इतनी जल्दी? लगता है वो घंटे भर सो लिए। बस यहाँ से आधे घंटे का सफ़र और। शहर तक नहीं जाना है उन्हें, उसके पहले ही सुंदरगंज में उतर जाना है, फिर घंटे भर बाद उनका गांव। बस की खिड़की से उनकी नज़र सड़क के किनारे लगी कतारबद्ध दुकानों पर गई। 10 सालों में कुछ भी तो नहीं बदला बिहार मऊ में। वही मुन्ना इलेक्ट्रिकल्स, चांसी दवाखाना, गुप्ता भाई बनारसी, संतोष मेडिकल, सारी की सारी दुकानें वैसी की वैसी। पर वो एसटीडी बूथ यहीं तो था। ये साइबर कैफ़े उसी जगह पर तो बना हुआ लग रहा है। तो क्या एसटीडी बूथ की जगह साइबर कैफ़े? इस पूरे इलाके में वही अकेला एसटीडी बूथ था। भीड़ लगी रहती थी फ़ोन करने वालों की। उनके पिता यहीं से उन्हें फ़ोन किया करते थे। अंतिम बार भी वे यहीं से बात किए थे। कह रहे थे, चाचा के लड़के ने अपने द्वार पर अनार का पेड़ लगा दिया है। पैरा रहता तो पहले ही रखता था, अब पेड़ पालो भी लगाने लगा है। कुछ कहने पर लड़ता है कि पेड़ ही तो लगाया है, घर बनाकर कब्जा तो नहीं कर लिया हूँ। तुम आ जाओ और हाथा गिरवा दो, तभी अपना घर द्वार बचा रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे सब कब्जा कर लेंगे। वे झुंझला उठे थे। क्या बाबूजी, पिछले 5 सालों से आप यही रट रहे हैं कि हाथा गिरवा दो। आसान है क्या ये? 30-40 हज़ार रुपये खर्च होंगे, कहाँ से आएगा पैसा? इतने दिन से नौकरी कर रहे हो, इतना भी नहीं जुटा पाए कि एक हाथा ही गिरवा दो? पिता की आवाज़ में तल्खी थी। नौकरी कर रहा हूँ तो दूसरे खर्च भी तो हैं। तुषार और नीलम की पढ़ाई, उनकी शादी, ये सब ज़रूरी है या गांव के घर का हाथा? गांव का घर भी ज़रूरी होता है बेटा, यहाँ तुम्हारी जड़ है। तुम थोड़ी सी लापरवाही दिखाओगे तो लोग तुम्हें पूरा उखाड़ कर फेंक देंगे। कभी गांव आने का मन होगा तो यहाँ बैठने की भी जगह नहीं पाओगे। किसे शौक है वहाँ बैठने का? क्या कह रहे हो? पुरखों की ज़मीन कोई यूं ही छोड़ देता है? चाचा का परिवार भी तो उन्हीं पुरखों की निशानी है। अगर वो ले लेंगे तब भी तो पुरखों का वंश आबाद रहेगा। है ही क्या वहाँ? बित्ता भर ज़मीन को बचाने के लिए मैं हज़ारों का खर्च करूँ? मैं तो आपको भी वहाँ नहीं रहने देना चाहता, पर आपका मन यहाँ कहाँ लगता है? आप वहाँ हैं, इसीलिए मजबूरी में मुझे आना पड़ता है। आपके बाद मैं कभी नहीं आऊँगा, चाहे वहाँ कोई अनार लगाए चाहे आम। पिताजी का इसके बाद क्या जवाब होगा, यह सुनने के लिए उन्होंने इंतज़ार नहीं किया और बड़ी बेरुखी से रिसीवर फ़ोन पर पटक दिया। रिसीवर रखने के बाद भी कुछ देर तक उनका मन तिक्त रहा। बित्ता भर ज़मीन के लिए लड़ाई झगड़ा। पत्नी बच्चे कोई भी तो वहाँ जाना नहीं चाहते। वे क्या करें? पिता उनकी मजबूरी नहीं समझते। पिता को दिया गया जवाब कतई पूर्व निर्धारित नहीं था। वे ऐसा नहीं कहना चाहते थे, किंतु कह गए। जानते हैं वे, पिता स्वयं को अपमानित महसूस किए होंगे। जिस जमीन जायदाद को पिता इतनी कीमती समझने लगे हैं, उसे ही उनका बेटा महत्वहीन बता रहा है। पिता अब जैसे हो गए हैं वैसे नहीं थे। चाचा पिता से बहुत छोटे थे। उनकी पढ़ाई, शादी, नौकरी की व्यवस्था सब पिता ने ही की थी। चाचा की नौकरी के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। खुशी खुशी पिता ने कुछ ज़मीन बेचकर पैसे जुटाए थे। अब उसी ज़मीन के लिए लड़ाई झगड़ा। क्या पिता को ज़मीन का लालच था? नहीं, पिता तो उन्हें सिर्फ उस जड़ से जुड़े रहना चाहते थे जो पिता के पिता की थी। बचपन से ही उन्होंने चाचा को पिता से लड़ते देखा था।
तब जब वे गांव में रहते थे पिता की हर बात उन्हें उचित लगती थी, इसलिए नहीं कि वे उनके पिता थे, बल्कि इसलिए कि पिता सही थे। चाचा घर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिए थे। पिता को 2 कमरों के साथ आधा आंगन मिला था। यूं तो सब ठीक ठाक चलता था, पर जब कभी मेहमान आ जाते थे तब माँ और पिता को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। माँ में तो गजब की सहन शक्ति थी, पर चाचा थे कि माँ से उलझे ही रहते। माँ चुपचाप सह लेती, पिता तक से न कहती। फिर मिट्टी का वो पुराना घर गिरा, जमीन का बंटवारा करके पिता ने मकान बनवाया। जमा पूंजी खर्च हो गई, पर माँ अब खुश रहने लगी। तमाम समस्याओं से उन्हें छुटकारा जो मिल गया, पर खुशी जैसे माँ से दूर ही रहना चाह रही थी। वे बीमार रहने लगीं। घर बनवाने में सब कुछ खर्च हो चुका था। माँ की बीमारी खतरनाक नहीं थी, किंतु पैसे के अभाव ने उसे खतरनाक बना दिया। दवा के अभाव में माँ चल बसीं। वे छटपटा कर रह गए। उनकी बीए तक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। पिता चाहते थे कि वे यहीं गांव के स्कूल में मास्टरी कर लें। पैसा भी आएगा, खेती बाड़ी भी संभली रहेगी। बस यहीं से उनका पिता से वैचारिक मतभेद शुरू हुआ। पैसे की कमी से माँ को खो देने के बाद पैसे की अहमियत उनकी नज़रों में बढ़ गई। यद्यपि खेती बहुत थोड़ी थी, फिर भी उसमें खाद पानी डालने के भी पैसे नहीं जुटते थे। उधार पर उधार होता। अपनी पढ़ाई के साथ वे पिता के साथ खेती का भी काम करते। दिन रात मजदूरों की तरह मेहनत करके भी 5-6 महीने का गेहूं चावल हो पाता बस। बाकी के दिन बड़ी तंगी में कटते। इसलिए वे पिता के तगड़े विरोध के बाद भी नौकरी की तलाश में शहर आ गए। इस तरह वक्त के थपेड़ों ने उन्हें गांव से अलग किया और अब वो गांव जाने की बात से ही कांप जाते हैं। पिता ये सब नहीं समझते थे। बिहार मऊ से पिता ने जिस दिन फ़ोन किया था, उसके 2 दिन बाद चाचा का फ़ोन आया था कि पिता नहीं रहे। निरी दोपहरी में बिहार मऊ गए थे। लौटे तो बुखार से तप रहे थे, लू लग गई थी। आनन फानन में चल बसे। फ़ोन पर उस समाचार को सुनकर स्तब्ध रह गए थे वे। पिता को लू लग गई थी या गांव न जाने के उनके निर्णय का सदमा? ये प्रश्न आज भी मुंह बाए उनकी ओर निहारता रहता है। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ गया था। बिहार मऊ में चाय पानी के लिए उतरे यात्री भी बस में लौट रहे थे। उनकी नज़र फिर से एसटीडी बूथ को खोजने लगी। उन्हें लगा एसटीडी बूथ को नहीं, बल्कि उनके पिता को यहाँ से हटाया गया है। पिता अपनी मृत्यु के बाद भी यहाँ इस बूथ पर जीवित थे। अब उन्हें मार डाला गया है। उनकी आंखें तनिक गीली हुईं। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने अपनी आंखों को सुखा लिया। बस आगे बढ़ी। आधे घंटे बाद सुंदरगंज आ गया। वे उतरे। मनोज लेने आने वाला था। उन्होंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। मनोज न दिखा। कोई जान पहचान वाला भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद वे गणपत की दुकान की ओर बढ़े। गणपत किसी ग्राहक को मिठाई तौल रहा था। उन्हें देखते ही पहचान गया। हाथ की तराजू एक किनारे रखकर उनकी ओर दौड़ा। कहा भैया, बाबूजी चला गए था, तू हम सबका एकदम में से बिसराए दिया। 10 बरस हो गवा तो हर दर्शन दुर्लभ हुई गवा। वे बढ़कर गणपत के गले लग गए। अचानक उन्हें लगा कि वे पिता के गले लग रहे हैं। जब पिता थे तब कभी वे इस तरह गणपत से गले नहीं मिलते थे। गणपत उम्र में उनके पिता से कुछ छोटा था। वो हलवाई था और वे ठाकुर घराने से थे। गरीब और अमीर या अगड़े पिछड़े की मान्यता का जो व्यवहार वहाँ चलता था, उसके तहत गणपति आगे बढ़कर उनसे हाथ जोड़ता था और वे बेमन से उसका जवाब दे देते थे। पिता से गणपत का याराना था। गांव से कहीं आते जाते वक्त गणपत की दुकान पर घंटे 2 घंटे विश्राम करना पिता का नियम था। जब कभी वे पिता के साथ होते तब उन्हें भी गणपत की दुकान पर आना पड़ता। अकेले रहने पर वे कभी उधर नहीं गए थे, किंतु आज उनके कदम जैसे उस दुकान की ओर बढ़े, ये उनके लिए भी खासा विस्मयकारी था। दुकान के कोने में गणपत ने कुर्सी लगा दी। वे चुपचाप बैठ गए। जलपान और कुशल क्षेम के उपरांत पिता की बातें छिड़ गईं। गणपत बोले जा रहा था कि कैसे पिता गांव से साइकिल चलाकर इतनी दूर आते थे, सिर्फ गणपत से मिलने। कहीं जाना ना भी रहे तो भी हफ्ते में 1 आध बार सुंदरगंज जरूर आते थे, और वो भी कितने अपनेपन से आवभगत करता था। खोवे से बनी ताज़ी मिठाई खिलाता था। जाते समय पाव आध सेर झोले में भी डाल देता था। पिता लाख मना करें पर गणपत सुनता कहाँ था। घर और ज़मीन को लेकर पिता को जो फिक्र थी, उससे गणपत भी परेशान रहता था। चाचा और चाचा के बच्चे गणपत से चिढ़ते थे। आज तक बैर बांधे बैठे हैं। बैठे रहें, गणपत को परवाह कहाँ।
पिता से गणपत की दोस्ती दिल की थी, तभी तो अंतिम समय में भी गणपत की मुलाकात पिता से हो गई थी। मृत्यु से सिर्फ 2 दिन पूर्व जब पिता बिहार मऊ एसटीडी बूथ से फ़ोन करके लौटे थे, उस दिन पिता रोज से कुछ ज़्यादा ही थके लग रहे थे। गणपत तो देखते ही समझ गया था कि कुछ अनहोनी होगी। पिता की बातें सुनते सुनते उनके मन में दुख होने लगा। उन्होंने बात को बदला। गणपत काका, बिहार मऊ का एसटीडी बूथ तो साइबर कैफ़े में बदल गया है। हाँ भैया, अब मोबाइल के ज़माने में एसटीडी पीसीओ का दरकार। अब ता देखा सुंदरगंज में ही कैसे पीसीओ खुल गा हैं। अरे तोहरे गांव में भी पीसीओ हो गा है। अब अगर भैया होतेन तो उनका तोहसे बात करे खातिर बिहार महू तक साइकिल न चलावे का पड़ता। बेचारे भैया। गणपत की बात से वो बेचैन हो रहे हैं। लग रहा है गणपत उनसे जानबूझकर पिता की बातें कर रहा है। यहाँ बैठे घंटे भर से ऊपर हो गया। इस बीच वो दुकान से बाहर निकलकर 2 बार सड़क तक चक्कर काट आए। चाचा, सुरेश, मनोज कोई भी नहीं दिखा। क्या करें? उन लोगों का इंतज़ार करें या निकल जाएं पैदल ही गांव की ओर? गणपत कह रहा है कि वो खुद अपनी साइकिल पर बैग रखकर पहुंचाएगा, वे चिंता न करें। उसके मुताबिक मनोज, सुरेश कोई नहीं आएंगे। वो सबको जानता है, आज से नहीं पिता के ज़माने से ही। पर उन्हें चिंता हो रही है, गांव जाने की असुविधा को लेकर नहीं, अब तक गांव से किसी के न आने की वजह से। वे तो मना कर रहे थे, पर मनोज जिद पर अड़ा रहा कि सामान से भरा बैग लेकर आप पैदल कैसे आएंगे, मैं आ जाऊंगा लेने। उसने तो यहाँ तक कहा था कि आप उतरेंगे तो मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। क्या हुआ होगा? अब तक कोई आया नहीं। जब से पिता नहीं रहे तब से चाचा लोगों का व्यवहार उनके साथ अच्छा ही रहता है। पिता की तिरही में चाचा चाची जी जान से मेहनत किए थे। चाची की वजह से पत्नी को गांव में कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। हर काम में चाची का सहयोग उसे मिल रहा था। उसके मुताबिक जब तक पिता थे झगड़ा लड़ाई किए रहते थे। वो कभी अपनी चाची सास को ठीक से जान ही नहीं पाई थी। इतना अच्छा परिवार पिता की वजह से दूरी बनी रही। तिरवही करके जब वे शहर वापस आने लगे तो खेती बाड़ी चाचा के सुपुर्द कराए, पर घर के मामले में संजीदा हो गए थे। इन्हीं लोगों से तो पिता इस घर को हमेशा बचाते रहे। इसे कैसे चाचा को सौंप दे? उनकी इच्छा थी कि घर में ताला लगा दिया जाए, किंतु पत्नी ने उन्हें समझाया, ताला लगाने से घर सुरक्षित कैसे रहेगा? अरे इसकी देखभाल होना ज़रूरी है। खुला छोड़ जाएंगे तो चाची झाड़ू बुहारू करवाएंगी, दिया बत्ती जलाएंगी। ताला लगाना ठीक नहीं है। पत्नी की बात उन्हें भी जच गई। आगे पीछे इन्हीं लोगों का तो होगा ये घर, फिर अभी ताला लगाने का क्या तुक? शहर के लिए निकलते समय उन्होंने चाचा चाची के पैर छुए और कहा, चलता हूँ चाचा, अब सब आपके भरोसे ही है, खेती बाड़ी और ये घर भी। दिया बाती यहाँ भी कर दीजिएगा चाची। अरे बेटा, दिया बत्ती के लिए तुम कहोगे तब मैं करूँगी। भैया हम लोग से कितना भी नफरत करते रहे हों, पर हमारे मन में तन भी द्वेष नहीं है। इस घर की देखभाल अब हमारा फ़र्ज़ है, वो तो हम करेंगे ही। बाकी एक बात तुमसे कहना था, वो ये कि भैया जब तक रहे हम लोगों को अपने दरवाजे पर भी नहीं फटकने देते थे। अब तुम हमारे भरोसे पूरा घर खोल कर जा रहे हो, उनकी आत्मा कल्पेगी। वे हम लोग को चैन से नहीं रहने देंगे। बात पूरी करते करते चाची हंस दी। चाचा भी मुस्कुरा पड़े। वे आहत हुए। चाची की हंसी तो उन्हें विद्रूप लगी ही, किंतु चाचा के मुस्कुराने से असह्य पीड़ा हुई। दिल में आया कि कह दें कि जब तुम लोगों को बाबूजी दरवाजे तक नहीं फटकने देते थे, तब हमारे दरवाजे के सामने अनार और आंवला कैसे लगा लिए? गर्मी के महीनों में तुम्हारे बच्चों की रात हमारे छत पर कैसे कटती थी? किंतु समय की नज़ाकत देखकर चुप रह गए। पत्नी जो पास में खड़ी थी बोली, चाची पुरानी बातों को दिल से निकाल दीजिए, हमें भी अपने बच्चों की तरह समझिए। अरे बहू, हमने तो कभी पराया समझा ही नहीं। कहते हुए चाची ने पत्नी को गले से लगा लिया। चाचा के दोनों बेटे भी पास में खड़े थे। बोल उठे, ताऊ जी की सोच और भैया भाभी की सोच में कितना फ़र्क है। वे तिल मिला गए। पिता के पक्ष में बोलने को बहुत कुछ था, इतना कि सबकी बोलती बंद हो जाए, पर वे चुप ही रहे। अलबत्ता जल्दी चलने के लिए पत्नी और बच्चों को जोर की डांट लगाई। रास्ते भर उन्हें अपने चुप रह जाने का मलाल होता रहा। क्या हो गया था उन्हें? गांव में रहने की बात पर पिता से वैचारिक मतभेद था, लेकिन पिता को कोई कुछ भी कहे और उनके मुंह से एक वाक्य न फूटे, ऐसा कैसे हुआ? कई महीनों तक वे भीतर ही भीतर गलते रहे, कभी पत्नी पर खींचते तो कभी स्वयं पर। समय बीतता गया। धीरे धीरे घरेलू जिम्मेदारियों में वे इस कदर उलझे कि उन्हें ये सब बातें विस्मृत होने लगीं। दिल से निकल ही गया
कि ये कोई ख़ास बात थी जिसके लिए उन्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत है। ऐसा शायद गांव के प्रति उनकी उदासीनता के कारण हुआ होगा। पिता गांव से जुड़े थे और वे गांव पिता दोनों से धीरे धीरे दूर होते चले गए। अपने मन में उपजी इस दूरी को वे तब जान पाए जब उनका बेटा उनकी तमाम अनिच्छा के बाद भी अमेरिका चला गया और हमेशा वहीं रहने का मन बना लिया। बेटी भी ससुराल जा चुकी थी और वे स्वयं रिटायर हो गए। घर में पत्नी थी, किंतु उनके मन में अकेलापन गहराता जा रहा था। सूने घर में बच्चों का सामीप्य खोजते खोजते वे पिता के काफ़ी नज़दीक होते जा रहे थे, बल्कि यूँ कहें कि धीरे धीरे पिता होते जा रहे थे। उन्होंने उंगलियों पर जोड़ा। पिता को गए 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष तो 10 वर्ष में वे गाँव नहीं गए। पिता के जाने के बाद वहाँ बुलाने वाला कोई रहा भी नहीं। चाचा चाची तथा उनके बच्चों का शहर आना जाना होता रहता था, किंतु कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आकर गांव घूम जाओ। सुंदरगंज में गणपत की दुकान पर बैठे उन्हें काफ़ी देर हो गई, किंतु अब तक सुरेश मनोज कोई भी नहीं आया। वे उठकर खड़े हो गए। अब और इंतज़ार नहीं, गांव है ही कितनी दूर। उन्होंने अपना एक बैग कंधे पर टांग लिया, दूसरा हाथ में लटका लिया। गणपत का ध्यान उनकी तरफ गया। वो ग्राहक छोड़कर भागा और उनके कंधे से बैग उतारते हुए बोला, भैया तू काहे परेशान हो था, हम पहुँचाई दे। तुम अपनी दुकान देखो गणपत काका, मैं चला जाऊँगा। चला कैसे जावे, भोला निकाल साइकिल, हम भैया को पहुँचाए के आवत है, तू तब तक दुकान संभाल। वे चुप रह गए। गणपत ने एक बैग साइकिल के हैंडल में लटका दिया, दूसरा कैरियर पे रस्सी के सहारे बांध लिया और साइकिल पकड़े पकड़े पैदल ही उनके साथ साथ चलने लगा। यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा उनका जाना पहचाना था। पिछले 10 सालों में कुछ बदलाव ज़रूर आया था, लेकिन इतना भी नहीं कि उन्हें रास्ता पराया लगे। चाचा दरवाजे पर ही बैठे मिले। गणपत की आवाज़ सुनकर चाची भी बाहर निकली। अरे बेटा तुम आ गए, मनोज तो तुम्हें लेने सुंदरगंज जाने वाला था। कब जाए वाला रहें? का उनके इंतज़ार में ये पूरी रात सुंदरगंज में बिताई देतन। गणपत के जवाब में तीखापन था। चाची चेप गई। रात में जगा था, दोपहर में भोजन करके थोड़ी देर के लिए लेटा तो झपकी लग गई, अभी तो सो ही रहा है। अरे ता जगाई देकर रहा। गणपत की आवाज़ अब भी सहज नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं चाची, मैं तो आ ही गया। गणपत काका थे, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। उन्होंने बात को संभाल लिया। सुरेश मनोज के बच्चे उन्हें ताऊ जी कहते हुए घेर लिए। अब तक सुरेश भी नींद से जग कर आ गया था। बच्चे ताऊ जी से अपना अपना उपहार लेकर अपनी मम्मियों के पास भागे। गांव आने का जो उत्साह उनके मन में छाया हुआ था, यहाँ पहुंचकर न जाने कैसे तुरोहित हो गया। चाचा चाची सुरेश मनोज आदि से घिरकर भी भीतर ही भीतर अकेलेपन का एहसास उन्हें दबोच रहा है। पिता के रहने पर जब वे गांव आते थे तब उन्हें घेर कर बैठने वालों में सिर्फ पिता ही होते थे। पिता अकेले उनके लिए सब कुछ थे। पिता के पास बैठकर उन्हें कभी अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। चाचा चाची सुरेश मनोज सभी खुश हैं, किंतु उनका मन उचट रहा है। उन्होंने अपने घर की तरफ नज़र घुमाई। गहरा सूनापन आँखों में होते हुए दिल में उतर गया। इतना उजड़ा उजड़ा, इतना वीरान, क्या हुआ है यहाँ? वे उठे। यहाँ कुछ और था, पिता के अलावा भी कुछ। घर के सामने इतनी दूर तक खाली जगह तो नहीं थी। याद आया, नीम का पेड़ कहाँ गया अब? कहीं सूख तो नहीं गया? चाचा यहाँ तो नीम का पेड़ था ना? हाँ बेटा, कटवाना पड़ा। कटवाना पड़ा क्यों? सुखवन पाती के लिए, कुछ भी नहीं सूखता था उसकी छाँव में। सुखवन पाती नीम के नीचे डालने की क्या ज़रूरत थी? इतना बड़ा आपका द्वार है, क्या वो कम था सुखवन पाती के लिए? आपको पता था चाचा कि उस पेड़ को बाबूजी ने लगाया था? ना चाहते हुए भी उनकी आवाज़ उग्र हो गई। चाचा चुप रहे। जब वे छोटे थे, बरसात के महीने में कहीं से उखाड़ कर नीम का पौधा लाए थे। पिता ने उसे दरवाजे पर रोप दिया। पिता उस पौधे की देखभाल बड़े यत्न से करते थे, वैसे ही जैसे वे जब छोटे थे तो उनकी देखभाल करते थे। देखते देखते वो छोटा पौधा घने पेड़ का रूप अख्तियार कर लिया था। जब वे शहर आ गए तो पिता उसी नीम में उनकी छवि देखते थे। गर्मी की ढलती दोपहरी में जब पिता उस गशनार पेड़ के नीचे खाट बिछाकर बैठते, तब उनके चेहरे पर एक अलग तरह का तृप्त भाव तैर जाता था। उन्हें याद है, ऐसी एक दोपहरी में जब पिता पेड़ के नीचे बैठे थे, मंगल उधर से कहीं जा रहा था। उसने समझाया, पगलाई गहा है का, दलाने में बैठा, यहाँ लूक लाग जाई, देखत नहीं यहाँ कितनी गर्म हवा बहत है।
पिता मुस्कुराए थे। लूक लगती होगी तुम्हें, मैं तो जोड़ा रहा हूँ। जानते नहीं हो क्या, ये बेटे की दी हुई छाँव है, ठंडक दिल तक उतर जाती है। उनका लाया एक छोटा सा पौधा पिता के लिए कितना कीमती था, किंतु वे पिता को आहत ही करते रहे, कभी कुछ माने ही नहीं। पिता जितनी भी बार गांव घर की चिंता बताते, उतनी ही बार वे उपेक्षा का भाव उड़ेल देते। पिता आहत हो जाते। नीम का पेड़ ठीक किस जगह पर रहा होगा? घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने ही तो था। नीम की जड़ पर बैठने के लिए घर से निकलकर 20-25 कदम चलना पड़ता था। ये उनकी आदत थी। जब वे अकेले होते थे तब चलते समय अपने कदम गिना करते थे। आज ये आदत नीम के पेड़ की सही जगह को खोजने में कितनी सहायक सिद्ध हो रही है। 2 बार, 3 बार, 4 बार कदम गिनते हुए चलकर जब उन्हें पक्का भरोसा हो गया कि पेड़ ठीक इसी जगह पर रहा होगा, तब उन्होंने वहाँ पर कुछ ईंट रख दी। अब तक चाचा भी उनके करीब आ गए थे। ईंटों को रखते देखकर उनसे कुछ पूछते उसके पहले वो बोल पड़े, यहाँ फिर से नीम लगाऊंगा, इसीलिए ईंटें रख रहा हूँ। चाचा चुप रहे। अब वे अपने घर की सकड़ी खोलकर अंदर प्रवेश किए। चाचा साथ थे। एक कमरे में चाचा के घर का फालतू सामान भरा हुआ था। माँ और पिता के बक्से जो ताला बंद करके उन्होंने वहाँ रख छोड़े थे, गायब थे। पिता के कमरे में भूसा रखा हुआ था, जिसे देखकर वे तिलमिला उठे। चाचा, जो उनके चेहरे के भावों से उनकी मनस्थिति समझ रहे थे, बोले, घर खाली ही पड़ा था, इसीलिए भूसा यहाँ रखवा दिया। इस बहाने घर में रोज़ आना जाना बना रहता है और भैया की याद ताज़ी बनी रहती है। वे चाचा की बातों को अनसुनी कर पीछे के आंगन की तरफ बढ़े। आंगन की दीवार में छोटा सा छेद किया था, जहाँ से चाचा के घर का गंदा पानी बहकर बीच आंगन से होता हुआ घर की नाली में मिलता था। ये क्या चाचा, मेरी दीवार फोड़कर नाली बनाई गई है? बेटा, दरअसल तुम्हारे आंगन से बाहर की नाली नज़दीक है, इसलिए सुरेश ने इधर से पानी का निकास कर दिया। सुरेश ने कर दिया और आपने करने दिया? नहीं, वो असल में बात ये थी कि तुम्हारी नाली से पानी आसानी से बाहर की नाली में मिल जाता है। भैया बाहर की नाली बनवा दिए थे, मैं तो बनवा नहीं पाया था, इसलिए आपने मेरे घर को पंडो बना दिया। चाचा, ये आपके बड़े भाई का घर था। गंदे पानी का निकास इस घर से करते समय कुछ तो सोचना था। चाचा चुप रहे। पूरे घर को नज़र भर देखने के बाद वे भूसे से भरे पिता के कमरे के सामने डेहरी पर बैठ गए। कुछ देर तक एकटक भूसे की ओर देखने के उपरांत उन्हें बेचैनी होने लगी। ऐसा लगा जैसे पिता इसी भूसे के नीचे दबे हुए हैं, दबा दिया गया है उन्हें। वे छटपटा रहे हैं। उन्हें निकालना होगा, उन्हें बचाना होगा। वे बड़ी फुर्ती से उठे, दौड़कर बाहर से खांची ले आए और भूसा भरने लगे। क्या कर रहे हो बेटा? चाचा के प्रश्न में आश्चर्य था। भूसा हटा रहा हूँ, यहाँ से सब बाहर हटाना है। मैं कल सब खाली करवा दूंगा, तुम अभी आराम करो। चाचा की आवाज़ धीमी हो गई थी। नहीं, अभी हटाना है इसे, इसी पल। वे शीघ्रता से खांची में भूसा भर भर कर बाहर चाचा के दरवाजे पर रखने लगे। चाचा ने मनोज को आवाज़ दिया। उनको भूसा हटाते देख मनोज सरोज दोनों सहम गए और मौके की नज़ाकत को समझकर दोनों भूसा हटाने में उनकी मदद करने लगे। घंटे 1.5 घंटे के प्रयास के बाद कमरा साफ हो गया। भूसा शरीर में चिपक गया था। नहाना जरूरी था। वे बाल्टी लोटा लेकर कुएं पे नहाने चले गए। पीछे पीछे मनोज भी गया। उनके हाथ से रस्सी पकड़ लिया और कुएं से पानी खींचकर उन्हें नहलाया। घर में भोजन तैयार हो चुका था। चाची भोजन के लिए उन्हें बुलाने आई। उनकी इच्छा भोजन करने की नहीं रह गई है, फिर भी वो चुपचाप उठकर भोजन के लिए बैठ गए। खेत, बाग, घर, इतनी संपत्ति जिसे चाचा चाची सहज ही अपना मान बैठे थे, उनके व्यवहार से हाथ से खिसकती हुई नजर आने लगी। चाची स्थिति को संभालने में लग गईं। गरम रोटी बड़े प्रेम से उनकी थाली में डालते हुए बोली, तुम आ गए बेटा, तो कितना अच्छा लग रहा है। जब तुम्हारा फ़ोन आया था तभी से मैं मजदूर तलाश रही थी कि घर की सफाई करवा डालूं। मैं जानती थी कि तुम आओगे तो उसी घर में रहना तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन मजदूर तो अब इस गांव में मिलते ही नहीं हैं। सब राजा महाराजा हो गए हैं। उनका बस चले तो हमें ही मजूरी पर रख लें। तुम्हारे चाचा तो खुद ही साफ़ सफाई करने वाले थे, पर पिछले 1 हफ्ते से घुटने में दर्द से परेशान हैं। खैर, कल मैं खुद ही सफाई कर दूंगी। अब बेटा, हम लोग भी ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, पर जब तक हैं घर की सार संभाल करते रहेंगे। तुम्हारे चाचा से तो अब कुछ होता नहीं, लेकिन कहते हैं कि अपना खेत पड़ती पड़ा रहे तो पड़ा रहे, पर भैया के खेत में बुआई ज़रूर होगी।
चाची बोलती रहीं। वे चुपचाप भोजन करते रहे। कोई अपेक्षित उत्तर न पाकर थोड़ी देर बाद चाची भी चुप हो गईं। वे सुबह जल्दी उठ गए थे। रात का अंधेरा अब छट चुका था, आसमान से भी और उनके दिमाग से भी। उन्होंने निर्णय ले लिया है। वे शीघ्र नहा धोकर तैयार हुए। 2-4 दिन रुक गए होते बेटा, आखिर इतने दिन बाद आए हो, फिर कब आना होगा क्या पता। उनके जाने से मन ही मन खुश चाची ऊपरी तौर पर दुख व्यक्त करते हुए बोली, नहीं चाची जल्दी ही आऊँगा, हो सका तो कल ही। तुम्हारी बहू को लाने जा रहा हूँ। यहाँ नीम का पेड़ लगाना है, हाथा घेरवाना है। और सुरेश, ये जो हमारे दरवाजे पर तुमने अनार और आंवले के पेड़ लगाए हैं, वे अब हाथे के अंदर आ जाएंगे। तुम चाहो तो यहाँ से काट कर ले जा सकते हो। कैसी बातें करते हो भैया, पेड़ों को काटने की क्या ज़रूरत है। नहीं, आगे कोई दिक्कत ना हो इसलिए कह दे रहा हूँ। चाची एक ताला चाबी दे दीजिए, घर में बंद करना है, आऊँगा तो लौटा दूँगा। ताला क्यों बंद करोगे बेटा, तुम बहू को लेकर आओगे, मैं घर की सफाई करा देती हूँ। आते ही बहू को घर की साफ सफाई में थोड़ी झोंक दूँगी। 2-4 दिन के लिए आती है तो चैन से रहे। नहीं चाची, 2-4 दिन के लिए नहीं, रिटायर होने के बाद शहर में अब क्या है, अब बाकी ज़िंदगी गांव में ही बिताऊंगा। उनके इस बदले हुए रूप को देखकर चाचा का पूरा परिवार स्तब्ध है। घर में ताला बंद कर चाबी उन्होंने अपनी जेब में रख ली और एक नज़र पूरे द्वार पर दौड़ाई। उन्हें लगा नीम का पेड़ फिर से हरा और गछनार हो गया है। पेड़ के नीचे पिता खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके अंदर गांव जी उठा है। ये देखकर पिता तृप्त हैं। अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी की लिखी हुई एक कहानी, नीम का पेड़। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।